जय श्री राम। हमें सेट 4 के पार्ट 3 में और ये क्वेश्चन है हमारा, यहाँ तक हम कर चुके थे हाइगेन्स वाले क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यतिकरण का अर्थ क्या है। व्यतिकारी तरंगों y1 बराबर a sin ओमेगा टी एवं y2 बराबर a2 sin ओमेगा टी प्लस फाइव के व्यतिकरण के कारण उत्पन्न परिणामी तरंग की तीव्रता का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। यदि a1 बराबर हो 5 सेंटीमीटर, a2 बराबर हो 3 सेंटीमीटर, तो परिणामी तरंग की अधिकतम एवं न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। व्यतिकरण होता क्या? देखो, जैसे प्रकाश का स्रोत है कुछ भी, तो ये कुछ भी हो सकती है, कोई दीवार, कोई स्क्रीन, इस पर ये लाइट डाल रहा है, ठीक है। ऐसे इसकी से जो तरंगें निकलकर हर जगह जा रही है, तो इसकी तरंगों की ऊर्जा इसमें फैल रही है, वितरित हो रही है। अब हमने क्या किया, हमने इसके जैसे दो सोर्स रख दिए, और वे भी क्या है, कला संबंध प्रकाश स्रोत है। यानी जो इनसे तरंगिकाएं निकल रही है, प्रकाश तरंगे, उनकी जो कला है, या कहे कि उनके बीच का जो कलांतर है वो कांस्टेंट है, उनके बीच का कलांतर नहीं बदलता। तब क्या होता है कि प्रकाश कुछ जगह पर तो बहुत ज़्यादा जा रहा है, प्रकाश की तीव्रता, ठीक है, और कुछ जगह पर जितना नॉर्मली ये अकेला सोर्स भेज रहा था, ठीक है, उससे भी कम जा रहा है, ठीक है। तो कहीं तो प्रकाश की तीव्रता बढ़ गई है, कहीं तो जहाँ दोनों से मिलने से, अगर यहाँ पर दो ऐसे लाइट सोर्स रखे और दोनों से मतलब ये जो इंटेंसिटी है इसकी डबल होनी चाहिए ना, उससे भी ज़्यादा है, और कहीं उससे कम। तो हमें कुछ ऐसा पैटर्न दिखाई देता है, यानी कहीं पर तो लाइट है बहुत ज़्यादा, कहीं पे डार्कनेस है, लाइट है, डार्कनेस है। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं प्रकाश का व्यतिकरण। या अब इसकी जो बुक में डेफिनेशन है वो क्या है, उस हिसाब से बताए। तो ये क्या है कि जब एक ही आवृत्ति की दो प्रकाश तरंगें एक ही माध्यम में एक ही दिशा में चल रही है, ठीक है, दोनों की दोनों सेम आवृत्ति की है और एक ही डायरेक्शन में चल रही है, तो उनके अध्यारोपण से कुल ऊर्जा का पुनर्वितरण, देखो पहले ऊर्जा कैसे थी, ऐसे वितरित हो रही है, या बोले प्रकाश जो है वो सब रूप से एक तरह से वितरित हो रहा है। अब क्या है, उसका वितरण बदल चुका है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी, यानी जो वितरित जैसे हो रही है वो बदल चुका है, तो उसका पुनर्वितरण होता है। इस घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। अब देखो, जैसे क्वेश्चन में दिया है दो तरंगे है, y1 बराबर a sin ओमेगा टी, y2 बराबर a2 sin ओमेगा टी प्लस फाइव, इनके बीच में जो फाई है वो क्या है, वो इनका कलांतर है, ठीक है। अब देखो, तो हम क्या मान सकते हैं, हम मान सकते हैं कि ये दो तरंगे हैं, इनका आयाम a1 और a2 है, तो हम इनको ऐसे मान सकते हैं, मान लिया दो वेक्टर है, एक वेक्टर है a1 और एक वेक्टर है a2, और उनके बीच का एंगल क्या है, फाई है। तो अगर हमें दो सदिशों को जोड़ना है, तो दो सदिशों को जोड़ने के लिए हम ऐसे करते हैं, परिणामी आयाम जो होगा वो ये हो जाएगा √a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कोस फाई। हमारे पास अगर कोई भी दो सदिश हो जिनके बीच का कोण फाई हो, तो उनका जो जोड़ है वो यही आने वाला है, ठीक है, सदिश जोड़ दो। अब a का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर क्या हो जाएगा, a1 स्क्वायर प्लस 8, मतलब इधर का टोटल बस ये रूट हट जाएगा, तो ये इसके परिणामी तरंग के आयाम का वर्ग है। एक्चुअली इसके करने का एक दूसरा तरीका भी, हम y बराबर y1 प्लस y2 करते, फिर हम इसको फॉर्मूले खोलते साइन a प्लस बी, तब करते कुछ कुछ मानते, लेकिन तो भी आयाम तो है यही आने वाला था हमारा। देखो, प्रकाश की कोई भी तरंग हो, अगर उसका आयाम ए हो तो उसकी तीव्रता परिभाषित की जाती है I बराबर के ए स्क्वायर, मतलब आयाम का स्क्वायर और गुणा कुछ कांस्टेंट, क्योंकि जो तीव्रता है वो प्रोपोर्शनल है किसके, ए स्क्वायर के। अब हमने क्या कर दिया, हमने ए स्क्वायर की वैल्यू रख दी, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कोस फाइव, के की मल्टीप्लाई होगी k1 स्क्वायर प्लस k a2 स्क्वायर प्लस 2k a1 a2 कोस फाइव। अब ये क्या होगी, k1 स्क्वायर, ये क्या है, पहली तरंग की तीव्रता है भाई, पहली तरंग जिसका आयाम a1 था, तो उसकी तीव्रता क्या होगी, उसकी तीव्रता होगी a1 के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगी, k1 स्क्वायर होगी, दूसरी की k a2 स्क्वायर होगी प्लस 2k a1 a2 कोस फाइव, ये हो गया। अब देखो यहाँ क्या होगा, यहाँ पे अंडर रूट, अगर मैं रूट आई निकालूँ तो क्या हो जाएगा, वो अंडर रूट के a1 हो जाएगा ना, और ऐसे ही के की रूट रूट करके ये बन गया रूट में i1 i2। अब अगर हमें अधिकतम तीव्रता चाहिए, अधिकतम तीव्रता के लिए क्या होना चाहिए, ये को जो कोस फाई है उसका मान 1 होना चाहिए, तो कोस फाई का मान, क्योंकि इसका मैक्सिमम वैल्यू भी क्या होती है, 1 ही होती है, तो वो कहाँ होती है, 0 डिग्री पे, 2 पाई पे, 4 पाई पे, यानी जो दोनों तरंगों के बीच का कलांतर ये होगा, तो हमें अधिकतम तीव्रता मिलेगी, और इसको हम बोलते हैं समपोषी व्यतिकरण, ठीक है। तो आई मैक्सिमम क्या होगी, i1 प्लस i2, बस कोस फाई का मान क्या कर दिया, 1 कर दिया, तो ये क्या बन गया, रूट में i1 प्लस i2 का होल स्क्वायर बन गया, ठीक है, रूट i1
प्लस रूट आई टू का होल स्क्वायर क्या होगा, आई वन प्लस आई टू प्लस टू रूट में आई वन आई टू। देखो जब दो सोर्स रखे थे, पहले की तीव्रता आई वन थी, दूसरे की तीव्रता आई टू थी, तो ये रूट टू आई वन आई टू एक्स्ट्रा आई है, ठीक है, यही पुनर्वितरित हो गई, ये एक्स्ट्रा है, ठीक है, ये क्या है, एक्स्ट्रा लाइट है। और ये एक्स्ट्रा आई कैसे, एनर्जी तो ऐसे क्रिएट नहीं हो सकती भाई व्यतिकरण होने से, एक्स्ट्रा कहाँ से आई वो भी पता चल जाएगा, क्योंकि जो डार्कनेस है वहां पर इसकी क्या है, कमी है, वहां उतनी नहीं गई, उस वो जो उतनी क्या है जाने के बजाय इधर चली गई। देखो रूट में आई वन प्लस आई टू का स्क्वायर है। अब रूट में आई वन की वैल्यू अगर मैं रखूँ क्या हो जाएगी, के ए वन हो जाए, अंडर रूट के ए वन हो जाएगी, ठीक है, ये वाली ये वैल्यू रख दी आई वन की। रूट में जो आई वन है, मतलब ये सारा रूट लगाओ, और रूट आई वन को हम लिख सकते हैं अंडर रूट के ए वन, तो ये यहाँ पे ऐसे रखें अंडर रूट के ए वन अंडर रूट के ए टू, के स्क्वायर हो गया बाहर आ गया, तो ये फॉर्मूला बन गया आई मैक्स बराबर के ए वन प्लस ए टू का होल स्क्वायर। अब न्यूनतम के लिए ऐसे कोस फाई की वैल्यू -1 होनी चाहिए, जो पाई 3 पाई 5 पाई पे आएगी, सेम कोस फाई की जगह यहाँ -1 रख देते, तो रूट में आई वन माइनस आई टू का स्क्वायर हो गया। और तो मिनिमम जो तीव्रता होगी, देखो ये जो यहाँ पे कम हो रही है ना, वही वहाँ पे ज़्यादा है, मतलब ये जो प्रकाश है वो यहाँ पहुँचने की बजाय कहाँ पहुँच गया, उधर पहुँच गया, इसलिए एक जगह तीव्रता कम होगी नॉर्मल से और एक जगह ज़्यादा होगी। तो इसका फॉर्मूला बनेगा के ए वन माइनस ए टू का स्क्वायर। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ए वन अगर 5 है तो ए टू अगर 3 है, तो आई मैक्सिमम और आई मिनिमम का अनुपात बताओ। तो भाई वही रख दिया, आई मैक्सिमम के लिए के 5 प्लस 3 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर होता है 64, 64 की होगी, मिनिमम क्या होगी 5 में 3 का 2 का स्क्वायर 4 की होगी, इनका अनुपात क्या होगा 64 के अनुपात 4 के, तो 16 अनुपात 1, ये आ गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, खगोलीय दूरदर्शी का किरण आरेख बनाइए जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। इस दूरदर्शी से 2 किलोमीटर दूर स्थित 100 मीटर ऊंची इमारत को देखा जाता है, ठीक है जी। दूरदर्शी के अभिदर्शक से बने प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होगी, अभिदर्शक की फोकस दूरी जो है 150 सेंटीमीटर है, तो ये बना रखा हमने प्रतिबिंब। ये क्या है, ये इधर अभिदर्शक लेंस है, ठीक है, ये क्या है अभिदर्शक है, और इधर ये क्या है नेत्रिका, ये नेत्रिका है, और ये अभिदर्शक है। अभिदर्शक जो है बड़ा लेते हैं ताकि जो है ये ज़्यादा से ज़्यादा प्रकाश ले सके, और प्रतिबिंब हमारा ब्राइट होने चमकीला होने का, तो मतलब ज़्यादा मेगापिक्सल का, ठीक है ना। फ़ोन के कैमरे भी ज़्यादा मेगापिक्सल के आते हैं, मतलब ज़्यादा पिक्सल से दिखा सके, तो ये भी ज़्यादा फोटो ग्रहण कर सके, इसलिए बड़ा लेते हैं। वस्तु कहाँ पे रखी जाती है, क्योंकि बहुत दूर है तो वस्तु को मानते हैं अनंत पे, अनंत से क्या आते हैं समांतर प्रकाश किरणें आती है, और समांतर प्रकाश किरणें जब आती है तो वे जा करके इस लेंस के कहाँ मिलती है, इस लेंस के फोकस तल में किसी बिंदु पर मिलते हैं। तो यानी कि ये कहाँ बना रहा है, ये जो अनंत पे रखी वस्तु है उसका प्रतिबिंब यहाँ पे ये फोकस पे बना रहा है अपने, ठीक है। और अनंत पे अगर प्रतिबिंब बनना चाहिए तो हम क्या रखते हैं, हम इस लेंस को भी ऐसे रखते हैं कि ये जो प्रतिबिंब है ये इसके भी फोकस पे बने, ठीक है, और ये इसके लिए क्या करेगा, वस्तु के लिए कार्य करेगा। मतलब जो इस अभिदर्शक ने इसका प्रतिबिंब बनाया है अनंत पे रखी वस्तु का, वो इसके लिए नेत्रिका के लिए क्या कार्य कर रहा है, वो वस्तु का कार्य कर रहा है। अब इसके लिए क्या करेगा, एक प्रकाश किरण समांतर गई तो वो क्या होगी, वो इसके फोकस से होके चली जाएगी, ठीक है, और दूसरी जो है इसके जो है प्रकाशी केंद्र से गई, तो अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बना रहा है, अंतिम प्रतिबिंब अनंत में बन रहा है। ये चित्र में बना के मैं दिखाना था। अब देखो इसमें क्वेश्चन में क्या दिया था, वस्तु जो है, वस्तु दी थी इसने 2 किलोमीटर दूरी पर, जो कितना होता है वो होता है 2000 मीटर, ठीक है। और जो है अब वस्तु की ऊंचाई ओ, देखो u का मतलब है वस्तु की दूरी, o का मतलब है उसकी ऊंचाई, तो उसकी ऊंचाई जो है 100 मीटर दी है हमें, 100 मीटर ऊंची इमारत है वो, और फोकस दूरी लेंस की 150 सेंटीमीटर है। तो हमें इसमें इमेज की जो हाइट है आई, वो बतानी है, इमेज की हाइट कितनी होगी। देखो अभिदर्शक लेंस ने जो इमेज बनाई है उसकी हाइट बतानी है। इसके लिए हम क्या करेंगे, जहाँ ही प्रतिबिंब बना रहा है हम मान लेंगे क्योंकि वस्तु की दूरी बहुत दूर है, ठीक है, इसकी फोकस दूरी, तो ये 2000 मीटर, ये 150 सेंटीमीटर, यानी 1.5 मीटर, 1.5 और 2000 कितना अंतर, तो वस्तु लगभग अनंत है। तो जो प्रतिबिंब की दूरी है, मान लेंगे प्रतिबिंब कहाँ बना रहा है, मेरा फोकस पे बना रहा है, ठीक है। तो ये जो मेरा एफ नोट है वही क्या है, मेरा वी नोट भी है। ओ क्यों लगा रहे हैं, ओ का मतलब होता है भैया ऑब्जेक्टिव यानी अभिदर्शक, ठीक है। तो वो क्या होगा, वो लगभग एफ नोट के बराबर होगा, यानी इसकी वैल्यू भी क्या होगी, लगभग 150 सेंटीमीटर ही होगी। और देखो लेंस का आवर्धन का फॉर्मूला क्या होता है,
प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई बराबर प्रतिबिंब की दूरी बटे वस्तु की दूरी, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, यहाँ पर वी नोट यू नोट भी लिख सकते हो हम अभिदर्शक लेंस के लिए। अब क्या है, आई तो हमें निकालना है, वस्तु की ऊंचाई कितनी थी 100 मीटर थी, प्रतिबिंब की कितनी दूरी है 150 सेंटीमीटर है, और वस्तु की दूरी कितनी है 2000 मीटर है। तो यहाँ ये मीटर से ये मीटर कैंसिल हुआ, 2 जीरो कट गई, बचा 150 बटा 20, 1 जीरो से ये 1 जीरो कट गई, 15 बटा 2 सेंटीमीटर यानी 7.2 सेंटीमीटर। यानी जो इसने यहाँ पे ये जो प्रतिबिंब बनाया है, अगर ये वस्तु 2000 मीटर दूरी पे या 2 किलोमीटर दूरी पे थी, 100 मीटर की थी, तो इसकी ऊंचाई कितनी होगी, ये होगी इसकी 7.5 सेंटीमीटर। देखो यानी जो यह प्रतिबिंब छोटा बनना है, ठीक है, बट बात क्या है कि इसने क्या किया, जो इतनी दूर था उसको इतने पास ला दिया इस लेंस के। ठीक है, अब ये उसका थोड़ा बड़ा प्रतिबिंब जैसे बनाएगा और वो हमें दिखाई देगी वस्तु, होता दूरदर्शी कॉन्सेप्ट। तो ये इसमें हमें निकालना था 7.5 सेंटीमीटर। अब अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि बायो सेवर्ट का नियम लिखिए और किसी धारावाही वृत्तपास के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र हेतु व्यंजक प्राप्त कीजिए। इस धारापास के चुंबकीय आघूर्ण का सूत्र भी लिखे। तो भाई देखो, वैसे तो हम इसको पिछले सेट में भी कर चुके हैं, पर छोटा सा डेरिवेशन भी करते हैं। बायो सेवर्ट का नियम क्या है, अगर कोई तार है, ठीक है, और उसमें आई धारा बह रही है, और मैं उसका एक छोटा सा टुकड़ा लेता हूँ DL, ठीक है, और इससे एक पॉइंट है P जो कि इससे R दूरी पे है और थीटा के कोण पे है, और मुझे बताना है कि इस DL टुकड़े के कारण इस पे यहाँ चुंबकीय क्षेत्र BdV कितना होगा। ठीक है, तो भैया जो इसने कहा कि जो DB है वो प्रोपोर्शनल होगा I के, यानी अगर धारा अधिक जाएगी तो चुंबकीय क्षेत्र अधिक होगा। दूसरा, DB प्रोपोर्शनल होगा इसे DL के, जितना लंबा तार लोगे उतना ही ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र उसकी वजह से। तीसरी चीज इसने कहा कि DB प्रोपोर्शनल होगा साइन थीटा के। ठीक है, यानी जैसे जैसे साइन थीटा का मान बढ़ेगा तो चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा होगा, यानी जो कर बिंदु इस तार के क्या है लंबवत है 90 डिग्री पे है, तो चुंबकीय क्षेत्र मैक्सिमम होगा, क्योंकि साइन 90 का ही मान एक होता है मैक्सिमम। और दूसरा, अगर दूरी ज्यादा बढ़ाओगे तो ये चुंबकीय क्षेत्र घटता जाएगा, किस हिसाब से, 1/r² के हिसाब से। इन चारों चीजों को हम एक साथ रखें और हम बोलेंगे DB प्रोपोर्शनल है IDL साइन थीटा और बटा R²। यहाँ पे कांस्टेंट लाएंगे, DB बराबर म्यू नोट बटा 4 पाई IDL साइन थीटा बटा R²। यहाँ पर हम कहेंगे म्यू नोट क्या है, म्यू नोट है निर्वात की चुंबकशीलता, निर्वात की चुंबकशीलता। ठीक है, निर्वात की चुंबकशीलता, इसका मान क्या होता है, म्यू नोट का मान होता है 4 पाई इंटू 10 की पावर माइनस के साथ न्यूटन बटा एम्पियर स्क्वायर, इसका मात्रक है, नोट करेंगे। ठीक है, और ये मात्रक ये सब रखेंगे, यहाँ से चुंबकीय क्षेत्र का जो मात्रक आएगा B का आएगा न्यूटन बटा एम्पियर मीटर, इसको हम टेस्ला भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसका ऐसा ही मात्रक टेस्ला भी है। इसका एक और मात्रक भी होता है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, असल में गोस भी होता है, पर वो अलग, मतलब वो इनके इक्वल नहीं होता, वो 1 टेस्ला बराबर 10 की पावर 4 गोस कुछ ऐसा होता है लगभग, पक्का जानिए भाई, यूज़ नहीं करा बहुत दिन से। तो ये हो गया चुंबकीय, ये जो है बायो सेवर्ट का नियम। इसी चीज़ को अगर मुझे सदिश रूप में लिखना है तो सदिश रूप में मैं क्या लिखूंगा, ऐसे लिखेंगे भैया, DB बराबर म्यू नोट बटा 4 पाई IDL क्रॉस R वेक्टर। अब ऊपर तो R था ही नहीं, R कहाँ से है, अब ये क्या बन जाएगा DL R साइन थीटा बन गया है नहीं, जब इसका परिमाण लेंगे वेक्टर लगाएंगे तो नीचे क्या हो जाएगा R³ हो जाएगा। ये होगा चुंबकीय क्षेत्र सदिश रूप। तो ये था बायो सेवर्ट का नियम। अब इसी का यूज करके मुझे एक वृत्ताकार पास के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना। देखो छोटे से क्षेत्र में ही हम इसको कर देंगे। ये एक वृत्ताकार पास हो गया मान लिया, वही थोड़ा नीचे आना है। इसकी त्रिज्या क्या है, इसकी त्रिज्या ऐसे R है कुछ भी, ठीक है, इसमें I करंट बह रहा है। अगर जा कहीं भी मैं जो DL लूंगा, मैं कोई भी DL लूंगा और DL और R वो क्या होंगे, एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पे होंगे, है नहीं, तो हम क्या कहेंगे, इस छोटे से DL की वजह से चुंबकीय क्षेत्र जो होगा DB तो क्या होगा म्यू नोट बटा 4 पाई I और भैया DL, और साइन होगा हमेशा 90 डिग्री, साइन लिखोगे ना, साइन 90 का मान होता है 1 और अपॉन R², यानी R भी कांस्टेंट है हर जगह जितने भी DL लूंगा, तो कुल चुंबकीय क्षेत्र कितना हो जाएगा, म्यू नोट बटा 4 पाई कांस्टेंट I कांस्टेंट अपॉन R² कांस्टेंट साइन 90 इंटीग्रेशन DL, और ये सारे DL
ये डीएल 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 जुड़ के क्या बन जाएंगे, सारे डीएल डीएल जुड़ के इस वृत्त की परिधि बन जाएंगे, वो होती है 2 पाई आर। तो म्यू नोट बटा 4 पाई आई बटा आर स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन हो गया, क्या आ गया, क्या आ गया, थोड़ा सा तो नीचे चला जाएगा ये इंटू 2 पाई आर। अब एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई, एक 2 से 2, चुंबकीय क्षेत्र आएगा म्यू नोट आई अपॉन 2 आर। ठीक है, अगर एन फेरे हो कुंडली में तो एन की मल्टीप्लाई और हो जाएगी, ये चुंबकीय क्षेत्र। अब कह रहा है कि इसके चुंबकीय आघूर्ण का फॉर्मूला लिखिए। तो इसका चुंबकीय आघूर्ण m बराबर क्या होता है, I इंटू ए क्या है इसका क्षेत्रफल, यानी m बराबर I इंटू पाई आर स्क्वायर, जहाँ आर इसकी त्रिज्या है। अगर n फेरे हो तो m बराबर हो जाएगा NIA, यानी कि NI पाई आर स्क्वायर। ये इसका सूत्र है, सूत्र सूत्र लिखने को बोल रहा है इसका, देख दिया भैया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आखिरी क्वेश्चन बचा है। अब ये आखिरी क्वेश्चन है, कह रहा है कि प्रत्यावर्ती वोल्टता के वर्ग माध्य मूल मान तथा शिखर मान में संबंध लिखे। तो ये देखो, ये अभी लिख देता हूँ। ये होता है VRMS वर्ग माध्य मूल मान बराबर V नोट शिखर मान अपॉन √2। यो दिए गए परिपथ में प्रतिरोध के सिरों पर प्रेरणिक प्रतीक। अरे भाई, प्रतिरोध के सिरों पे प्रेरणिक प्रतीक आते हैं। ये कह रहा है भैया, यहाँ पर जो प्रेरणिक प्रतीक आते हैं यानी XL, उसकी वैल्यू बताओ। धारिता प्रतिघात XC जो यहाँ पर होगा उसकी वैल्यू बताओ। और इसके सिरों पर यानी आर के सिरों पर जो विभवांतर होगा VR, ठीक है, उसकी वैल्यू बताओ। तो भैया देखो, फॉर्मूला बताया आपको, XL का क्या होता है ओमेगा L, XC का 1/ओमेगा C। और ये देखो ओमेगा यहाँ से निकाल लेंगे, ओमेगा कितना है 100 पाई। देखो ये इक्वेशन ऐसे होती है, जो विद्युत भागबल E बराबर E नोट साइन ओमेगा टी। ठीक है, ओमेगा की जगह क्या लिखा हुआ है, ओमेगा की जगह लिखा है 100 पाई। ठीक है, 100 पाई टी। तो ओमेगा बराबर क्या है, थोड़ा सा सीधा रख लो, ओमेगा बराबर है भाई मेरा 100 पाई। ठीक है, तो एक्सएल क्या हो जाएगा ओमेगा एल, 100 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 इंटू एल। एल की वैल्यू कितनी है, एल की वैल्यू है 8.1 मिली हेनरी, यानी कि 8.1 इंटू 10⁻³ भाई देखो याद रखना, ये मिली का मतलब 10⁻³ होता है। ओके, तो देखो ये कितना हो जाएगा 8.1 की गुणा करेंगे 3.14 में, और ये क्या होगा, यहाँ पावर 2 ही है 10 की, यहाँ पावर 3 है -1 यानी अपॉन 10, ये आ जाएगा। तो इनकी गुणा करके आंसर जो है लगभग आएगा 2.543 ओम। तो 8 3 24 कुछ 25 जैसा तो लग ही रहा है ना, 10 से का होंगे तो 2.5 लगभग इतना होगा। मल्टीप्लाई तो तुम कर सकते हो मुझे पता। ऐसी XC जब निकालना है वो क्या हो जाएगा 1/ओमेगा C, 1/100 इंटू C कितना है, मतलब ओमेगा की तो 100 इंटू पाई भी है यानी 3.14 इंटू C कितना है, C है भैया 12.5 माइक्रो फैराड, यानी कि 12.5 इंटू 10⁻⁻6। ओके, तो देखो 10⁻⁻6 है और ये 2 है, तो माइनस की 4 बचेगी, ऊपर ले जाएगी 10⁻4, 10⁻4 यानी 100 गुणा 100 ऐसे लिख सकता हूँ मैं, और बटे इधर है बचा 12.5 गुणा 3.14। देखो 12.5 से 100 को काटते हैं सीधा 8 आएगा, 12 8 96 और ये 8, तो ये हो जाएगा 800 बटे 3.14। इसको भी जब कैसे करेंगे यार, इससे बढ़िया ना इसको ऐसे कर लेंगे, इसको 22/7 कर लेंगे, ऊपर 7 पहुंच जाएगा। ठीक है, तो अब इनकी मल्टीप्लाई करके 22 से डिवाइड, इसको 11 कर लेंगे, इसको 400 कर लेंगे। ठीक है, और 700 4 2800 हो गया, 2800 को 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 दूनी 22 और 6 जीरो 11 पंजे 55, 5 जीरो 11 चौक 44, 6 जीरो 5, लगभग इतना ओम आ गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब क्या करना है हमें, अब हमें निकालना है VR। VR क्या हो जाएगा भैया IR हो जाएगा। ठीक है ना, VR क्या हो जाएगा IR। ये I नहीं पता हमें। ठीक है, I कैसे निकाल लेंगे, I क्या होगा,
ये जो ई है ना, इन्होंने विद्युत वाहक बल जो दिया था स्टार्टिंग में, उसको डिवाइड करना पड़ेगा हमें जेड से। जेड क्या होगी? जेड होगी कुल प्रतिबाधा, ठीक है। और जेड कैसे निकालेंगे? जेड होगा, जेड बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या है? जेड की वैल्यू, आर की वैल्यू 10 है, 10 का स्क्वायर 100 और प्लस एक्सएल जो है वो आया था। अब देखो क्योंकि इसमें एक्स सी बड़ा है, पर वैसे भी स्क्वायर है तो वो भी वैल्यू पॉजिटिव आ ही जाएगी, ठीक है। 254 में से लगभग ढाई घटाएंगे, 254.5 या इसके लगभग, तो 252 के करीब नंबर आएगा कुछ, 252 स्क्वायर समथिंग लाइक, है ना। तो वो जेड आ जाए। फिर आई निकालने के लिए क्या करेंगे? आई निकालने के लिए ई अपॉन जेड। देखो ये क्या है? ये शिखर मान है 100√2, लेकिन हमें शिखर मान नहीं लेना, हमें ई आर एम एस वैल्यू लेनी है। तो 100√2 और डिवाइड बाई √2, तो क्या आ जाएगी? 100 आ जाएगी। तो 100 अपॉन ये जो वैल्यू आएगी कुछ, यानी 100 अपॉन ये जो जेड की वैल्यू आएगी, ठीक है, ये आ जाएगी आई। और फिर वी आर निकालने के लिए क्या कर लेंगे? आई इंटू आर निकाल लेंगे, और आर की वैल्यू क्या है? 10, तो 10 इंटू आई। एक बार मैं कैलकुलेटर उठा के कोशिश करूँ ये वैल्यू निकालने की, ऐसे बहुत मुश्किल भी नहीं है। इसको कर मैं 250 मान लूँ सीधा, ये 252 250 लगभग एक जैसे ही तो है। और वैसे भी इसकी इस वैल्यू की तुलना में ये वैल्यू तो वैसे बहुत छोटी है, तो इसकी वैल्यू को लगभग हम 252 ही मान लेते हैं, है ना। तो ये 252 था, 252 का स्क्वायर का रूट, ये तो बहुत छोटी वैल्यू है, तो लगभग 252 जेड की वैल्यू हो जाएगी। तो आई की वैल्यू कितनी होगी? आई की वैल्यू हो जाएगी 100/252, ठीक है। और वी आर करना है 10 गुना आई, तो वी आर हो जाएगा 1000/252, ठीक है। 1000 देखो 250 से डिवाइड करते तो 4 आता, तो 252 से करेंगे तो 4 से कुछ छोटी वैल्यू आएगी, यानी लगभग जैसे आंसर है 3.96 वोल्ट। दैट्स तो बोलो जैस यार, ये सेट हो गया हमारा कंप्लीट। ये 2-4 वैल्यू ध्यान रखनी चाहिए भाई। ये हो गया सेट कंप्लीट। अब अगला सेट करें अगली वीडियो।